नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। हरियाणा में एलनाबाद विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में इनेलो के अभय चौटाला जीत गए हैं। यहां इनेलो सुबह से बढ़त तो बनाए रही, मगर ग्रामीण एरिया से बीजेपी ने अच्छी खासी संख्या में वोट लेकर सबको चौंका दिया है। 8वें, 9वें और 10वें राउंड में एलनाबाद शहर के वोटों की गिनती हुई। यहां उम्मीद के अनुसार बीजेपी को इनेलो के मुकाबले ज्यादा वोट मिले। 11वें राउंड से फिर ग्रामीण क्षेत्रों की काउंटिंग शुरू हो गई। 15वें राउंड तक के बाद इनेलो की लीड 6,573 वोट की ही गई। 15 राउंड के बाद इनेलो कैंडिडेट अभय चौटाला ने 65,430 वोटों के साथ पहले नंबर पर रहे। बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा 58,857 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस के पवन बेनीवाल 20,682 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थे। चौथे, 8वें, 9वें और 10वें राउंड में बीजेपी को बढ़त मिली। एलनाबाद सिटी के वोटों की गिनती पूरी होने के बाद इनेलो कैंडिडेट अभय चौटाला भी सिरसा में बने मतगणना केंद्र पर पहुंच गए। इसके साथ ही इनेलो कार्यकर्ताओं ने ढोल के साथ जश्न मनाना शुरू कर दिया। जिसके अंदर इतनी बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, इसमें प्रजातंत्र का पूर्ण रूप से गला घोट दिया गया है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह से खुली बोली लग रही थी मतदाताओं की। उसके बावजूद सरकार चुनाव हारी है, तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अभय जी, मार्जिन काफी कम अभी तक दिखाई कम नहीं है, मेरा मार्जिन बहुत बड़ा था और हॉर्स ट्रेडिंग अगर नहीं होती तो मैं ये इलेक्शन 30,000 वोट से जीतता। यहाँ तो कितना करोड़ों रुपया बंटा है, कितना सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, ये सब तुमने अपनी आंखों से देखा है। सारी चीज़ें आपने स्वयं आकलन किया है, आपने जा करके देखा इन चीज़ों को। ये मेरी जीत नहीं, ये किसान की जीत है। और मुख्यमंत्री में अगर नैतिकता है तो मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा उसी दिन दे देना चाहिए था जिस दिन पैसे बांटने शुरू करे। जिस बाद उपचुनाव की मतगणना आज खत्म हो गई और इसके बाद अभय चौटाला खुद मीडिया से रूबरू हुए। अभय चौटाला ने यहां जीत दर्ज की है। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर पैसे बांटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जो जीत का ये आंकड़ा है, ये और भी ज्यादा हो सकता था अगर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई होती। उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर धनबल का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा दूसरे नंबर पर रहे हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कृष्ण कुमार, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। अभय चौटाला के जीतने के बाद इनेलो कार्यकर्ताओं में काफी खुशी का माहौल है। किस तरह के जो स्थितियां हैं वहां पर इस समय नजर आ रही हैं, कैसे जश्न मनाया जा रहा है इनेलो कार्यकर्ताओं की तरफ से? इनेलो कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ पे लड्डू बांट के और ढोल नगाड़ों के बीच भी उन्होंने जश्न मनाया है और कांगावली में भी इस खुशी की लहर देखी जा रही है जी। बिल्कुल, अभी हम देख सकते हैं कि आपके पीछे भी काफी इनेलो कार्यकर्ता इस समय मौजूद हैं और लोगों में खुशी के माहौल भी, खुशी जो है वहां पर खुशी की लहर दिखाई दे रही है। बातचीत कीजिए उनसे, जानते हैं कि वो इस जीत को लेकर कितने उत्साहित हैं। कृष्ण, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी अपनी ना हल्का प्रधान है जसविंदर बिंदु जी कालावाड़ी से, उनसे बात करेंगे जी। बिंदु जी, आप कालावाड़ी में जो जश्न मनाया जा रहा है उसके लिए इनेलो कार्यकर्ता कितनी खुशी मना रहे हैं जी? हम इनेलो कार्यकर्ता आज बहुत खुश हैं क्योंकि ये जीत मान के चलो किसान की जीत है। किसानों के लिए भाई साहब ने इस्तीफा दिया था, किसानों ने उनको जिताया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी ने पूरे हथकंडे अपनाए, सरकारी बसों पर पैसे बांटे, 2-2 हजार आदमी लेके उन्होंने गांवों में घुसे, जनसभाएं की, सारे हथकंडे बीजेपी के फेल हो गए। कांग्रेस भी उनके साथ मिली हुई थी। हुड्डा ने बीजेपी को वोट डलवाए है, जिस स्पष्ट एलनाबाद के मतदाता का कहना है। तो उसके बावजूद भी, सारे हथकंडे अपनाने के बावजूद भी अभय सिंह चौटाला जी को जनता ने बात किया और उनको विधानसभा में पहुंचाया। एलनाबाद हल्के का बहुत बहुत धन्यवाद। इस खुशी में हमने आज सारे ने एकत्र होकर लड्डू बांटे हैं जी।
हुड्डा जी का भी बयान सामने आया है। हुड्डा जी पूछ रहे हैं कि एक बार फिर से तो चौटाला नहीं दे देंगे इस्तीफा, पता चले कि एक बार फिर से जो है वो इस्तीफा दे दें और उपचुनाव जो है वो झेलना पड़े हरियाणा को। जी मैडम बिल्कुल भी जी। जहाँ पे जैसे ही अपने अभय सिंह चौटाला ने भी कांग्रेस पर भी आरोप लगाए हैं, भी बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए थे, इनको उन्होंने बीजेपी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और इस इलेक्शन में पैसे बांटने का भी उसके ऊपर आरोप लगाया है जी। और जय उन्होंने कहा है भी अगर जय मतलब सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना करते और धक्केशाही ना करते या पैसे ना बांटते तो उनकी जीत 20,000 प्लस होनी थी जी। चलिए, शुक्रिया कृष्ण कुमार, आप हमारे साथ जुड़े इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ। तो आपको बता दें कि इनेलो नेता अभय चौटाला ने शानदार जीत आज दर्ज की है और आपको बता दें कि इनेलो कार्यकर्ताओं में इस समय काफी खुशी का माहौल है। पूरे एलनाबाद में जगह जगह आतिशबाजी की जा रही है, मिठाइयां बांटी जा रही है। जैसा कि हमारे संवाददाता भी जुड़े थे, उन्होंने बताया कि कैसे कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, मिठाइयां बांटकर आतिशबाजी करके वे खुशी मना रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। हालांकि अभय चौटाला ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने धनबल का इस्तेमाल किया है, अन्यथा उनकी जो जीत है, जो जीत का आंकड़ा है, वो और भी ज्यादा होता। खैर, ये तो देखने वाली बात है कि वाकई में धनबल का इस्तेमाल हुआ है या फिर भारतीय जनता पार्टी अभी भी हरियाणा वासियों के दिल में जगह बनाई हुई है। खासकर ग्रामीण इलाके की अगर हम बात करें तो वहां पर अच्छी खासी जो वोटों की संख्या है वो मिली है भारतीय जनता पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी राहत का विषय है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज एलनाबाद के उपचुनाव के नतीजे आने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बेशक अभय सिंह चौटाला ये उपचुनाव टेक्निकली जीत रहे हैं, लेकिन नैतिकता के आधार पर वो चुनाव हार रहे हैं। अनिल विज ने कहा कि जिस मुद्दे को लेकर अभय सिंह चौटाला ने त्यागपत्र दिया था और दोबारा चुनाव लड़ा, अगर उस मुद्दे में दम होता तो उनकी वोटों की मार्जिन भी और बढ़नी चाहिए थी, लेकिन उनका मार्जिन पहले से कम हुआ है। यह इस बात को सिद्ध करता है कि लोगों ने उनके मुद्दे को पूरी तरह से नकार दिया है। वहीं कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो सारे देश में आग लगाने का काम कर रही है, कांग्रेस को भी उसकी हैसियत एलनाबाद के लोगों ने दिखा दी है। अभय चौटाला चुनाव जीत रहे हैं, पर नैतिकता के आधार पर वो चुनाव हार गए हैं। जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने त्यागपत्र दिया और दोबारा चुनाव लड़ा, अगर उस मुद्दे में दम होता तो उनकी वोटें भी बढ़नी चाहिए थी, उनका मार्जिन भी बढ़ना चाहिए था। उनका मार्जिन पहले से कम हुआ है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि लोगों ने उनके मुद्दे को पूरी तरह से नकार दिया है और कांग्रेस पार्टी जो सारे देश में आग लगाने का काम कर रही, उसको भी अपनी हैसियत। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एलनाबाद उपचुनाव के परिणाम पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एलनाबाद की जनता की इच्छा के अनुरूप ही परिणाम आया है। हालांकि उन्होंने इनेलो नेता अभय चौटाला से सवाल कर दिया है। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला ने पहले तो तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ विधायक पद से इस्तीफा दिया, फिर तीनों कृषि कानून जब वापस नहीं हुए तो उन्होंने एक बार फिर से चुनाव लड़ लिया। अब ऐसे में क्या वे विधायक बनने के बाद दोबारा इस्तीफा देंगे, क्योंकि ये तीनों कृषि कानून तो वापस हुए नहीं हैं। हालांकि इस उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पवन बेनीवाल तीसरे नंबर पर रहे और इसके लिए उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में भी यही चुनाव परिणाम थे। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी में किसी भी तरह की गुटबाजी से इनकार कर दिया है। वापिस हो गए हैं क्या जो चुनाव लड़े हैं, और उन्होंने कहा था भाई हम विधानसभा में कोई सदस्य नहीं रहेगा जब तक कृषि कानून रहेंगे। तो क्योंकि और मेरे पे ये काम उन्होंने कि 6 जो नो कॉन्फिडेंस लेके आया था, हम लेके आए थे कांग्रेस पार्टी, उससे सरकार को 6 महीने का वो मिल गया कि 6 महीने से पहले ला सकते। इस वास्ते वो वोट ना देनी पड़े, नो कॉन्फिडेंस देने से विपक्ष में थे, वोट देना नहीं चाहते थे सरकार के खिलाफ, इस्तीफा दे गए। कहा था 3 कानून
मैं अब उनसे कह रहा हूँ भाई 6 महीने तो इनको मिल गई, 6 महीने के बाद फिर मैं अविश्वास प्रस्ताव लेके आऊँगा, वो फिर इस्तीफा देंगे क्या? मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं मीटिंग के बाद मंत्री संदीप सिंह ने बैठक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। जो हमारे मुख्य बिंदु थे वो 20 थे एजेंडा, तो उसके साथ जो सप्लीमेंट्री थे वो 8 थे और 3 टेबल एजेंडा थे। और इसमें कई फैसले लिए गए और एक था वर्क असेसमेंट नॉर्म्स के, जो उसमें थोड़ा सा बदलाव लाया है इसमें पॉलिसी में, जिसमें कि स्टाफ नीति जो है वो जितने भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए, क्योंकि अगर हम देखें तो 365 दिन होते हैं साल में और उसमें से 336 दिन वर्किंग के रूप में आते हैं। और अगर 9 to 5 देंगे तो 8 घंटे जो है पर डे का रेशियो निकलता है और 1888 घंटे एक वर्क करते हैं एम्प्लॉइज़। तो उसका देख रेख के लिए ये ज़रूरी है। और कुछ विभाग ऐसे भी हैं जहाँ पर एम्प्लॉई कम हैं, काम ज़्यादा है। कुछ विभाग ऐसे हैं जहाँ पर एम्प्लॉई ज़्यादा हैं और काम कम है। तो उसके लिए ये बनाई गई है, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगी सरकार के लिए भी और लोगों के लिए भी। नहीं, इसमें जितने भी बेसिकली इसमें देख रेख किया जाएगा इसके अंदर कि किस तरीके का जो इसकी नीति है इसमें, कि क्या स्टाफ जो है वो सही काम कर रहा है, कितना स्टाफ जरूरी है और कितना स्टाफ नहीं जरूरी है, कहाँ पर कितनी जरूरत है। अगला ये है कि सभी सरकारी विभागों, बोर्ड नियमों, पंचायती राज्य संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकाय के लिए भूमि का बाजार मूल्य निर्धारण नीति स्वीकृत किया है। इसमें पहले क्या होता था कि पहले जो कलेक्ट रेट होता था उसके ऊपर जो ज़मीन होती थी, चाहे सरकार खरीदती थी या सरकार देती थी, उसमें कहीं ना कहीं हेर फेर हो सकती थी, क्योंकि जो मार्केट रेट है और कंट्रोल रेट है, कलेक्ट रेट है, उसमें कहीं ना कहीं हेर फेर हो। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में इसको करेंगे। इसमें इवैल्यूएशन के लिए कई कंपनीज भी जो आयकर विभाग के द्वारा अप्रूव हैं, भारतीय स्टेट बैंक हुआ, सरकार हुई, उसमें DRO, डिविजनल कमिश्नर, ये सब बैठेंगे। और अगर तो कलेक्ट रेट रहता है तो वहीं पर उसको समाधान हो जाएगा। अगर उससे कहीं ऊपर जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये आएगा। कमेटी ये हाई पावर लैंड कमेटी है। अगला है हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2007 में संशोधन किया है। पहले ये DRD के अंतर्गत होता था, अब ये CEO जिला परिषद और उसके द्वारा किया जाएगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के विकास व पंचायत विभाग के लिए। आप देखिए कि इसमें सभी अच्छे तरीके से मनरेगा योजना, जिला कार्यक्रम वगैरह इसमें आएंगे और ये अब CEO जिला परिषद के अंतर्गत ये किया जाएगा। इसमें कई रीएम्प्लॉयमेंट होते हैं। खेल का है तो मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ। HPS हैं अनूप सिंह, उनको रीएम्प्लॉयमेंट किया गया है। ये पहले एज ए प्लेयर, एज ए कोच इन्होंने कई मेडल जीते हैं, पुलिस विभाग से हैं ये, और इनको 1 साल का रीएम्प्लॉयमेंट दिया गया है। और उसमें इनको नेशनल मेडल, जो मेडल होता है अपना, वो भी मिला है और प्लस इनको द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुका है। अगला है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो है हरियाणा वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की। इसमें इसमें जो बेसिक लोन था, टोटल जो पूरी अमाउंट थी 11 करोड़ 87 लाख थी। इसमें जो इंटरेस्ट है वो 3 करोड़ 12 लाख रुपए है, जिसको हमने वे ऑफ करने की ठानी है। और
4,31,00,000 जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको चार्ज करेंगे। ये 2018-19 का इसमें किया गया है। प्रिंसिपल अमाउंट है 4,31,00,000। ये हरियाणा महिला वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का है। अगला है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स TDR। तो ये इसमें विकास योजना क्षेत्र में भूमि एकत्रित और विकास कार्यों का जो इसमें ट्रांसफरेबल जो हैं वो राइट्स दिए गए हैं, जिसमें कि बेसिक इस नीति में TDR आवेदन के लिए सेक्रेटरीट प्लान रोड और सेक्टर रोड्स एवं ग्रीन बेल्ट्स के लिए न्यूनतम क्षेत्र मानदंड के शर्त। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों की भर्ती के लिए योग्यता और मानदंड तय कर दिए हैं, साथ ही अलग अलग श्रेणी के लिए अंक भी निर्धारित कर दिए हैं। इसके तहत नौकरियों में सक्षम, जरूरतमंद युवाओं, अंत्योदय परिवारों और उनको तरजीह दी जाएगी जिनके परिवारों में कोई नौकरी में नहीं है। हरियाणा राज्य कौशल रोजगार निगम को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इस व्यवस्था के बाद प्रदेश में अनुबंध के आधार पर की जाने वाली भर्ती में अधिकारी और नेता मनमर्जी से अपने चहेतों को नहीं लगा सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को हरियाणा कौशल विकास निगम के वन स्टॉप IT पोर्टल का शुभारंभ किया। मनोहर लाल ने कहा कि अनुबंध कर्मचारियों की शिकायत रही है कि ठेकेदार उनका शोषण करते हैं, समय पर वेतन और अन्य लाभों का भुगतान नहीं किया जाता और EPF और ESI की राशि भी जमा नहीं करवाई जाती। इसलिए कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के तहत हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के नाम से एक कंपनी स्थापित की है। यह राज्य आरक्षण नीति का पालन करवाने के साथ नियुक्त कर्मचारियों को वेतन और लाभ का समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगी। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर हुए लाठीचार्ज प्रकरण में गुरनाम सिंह चढ़ूनी करनाल रेस्ट हाउस में आयोग के समक्ष अपना बयान दर्ज करवाने पहुंचे। उन्होंने कहा कि न्यायिक आयोग को समय देने पर आपत्ति जताई। करनाल बस्ताड़ा लाठीचार्ज प्रकरण को लेकर बनाए गए न्यायिक आयोग को प्रदेश सरकार द्वारा 4 महीने का समय दिए जाने पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि यह मामला इतना नहीं था कि आयोग को इतने समय की जरूरत पड़े। 1 माह के समय के दौरान इस मामले की जांच अच्छे तरीके से की जा सकती है, लेकिन 4 महीने का समय क्यों दिया जा रहा है, यह वे नहीं समझ पा रहे। उन्होंने कहा कि वह बयान दर्ज करवाने आए हैं और पूरे हालात से आयोग को अवगत कराएंगे, जिसमें तत्कालीन SDM आयुष सिन्हा द्वारा दिए गए बयान, पुलिस द्वारा बताई गई लाठियां, घायल हुए किसानों की जानकारी शामिल होगी। वहीं पत्रकार वार्ता में चढ़ूनी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां लोगों को कुचला जा रहा है वहां लोकतंत्र नहीं है। आज करनाल में पहुंचे हैं। आज जो बस्ताड़ा टोल पे जो लाठीचार्ज हुआ था और उसमें हमने शिकायत वहां के SDM की थी, जिस SDM ने सिर पाड़ने का ऑर्डर दिया था, लठ मारने का ऑर्डर दिया था
उसके खिलाफ हमने इंक्वायरी की मांग की थी हाई कोर्ट के रिटायर जज से। वो आज उसी में बयान देने के लिए आए हैं। बहुत से लोगों के बयान उसमें पहले हो चुके हैं और आज अपने। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल ने पिछले 2 महीने से नशा मुक्ति की एक विशेष मुहिम शुरू की है और इस मुहिम को नाम नई राह दिया गया है। इस मुहिम के तहत विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लिया जा रहा है, जिनके माध्यम से नशा करने वाले युवक युवतियों की पहचान करके पुलिस के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर उनका इलाज करवाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल का कहना है कि जो नशे की लत में पड़ चुके हैं उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं होता, यह लोग समाज का फिर से अंग बने। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाएंगे। लगभग 2 महीने से हमने जिले में ड्रग डी एडिक्शन के लिए एक मुहिम छेड़ रखी है। तो हमने उसको सही राह अपने कैंपेन को नाम दिया है। तो हमने पीछे डिसीज़न लिया था कि जिन साथियों का इलाज डी एडिक्शन पुलिस के प्रयास से शुरू किया गया है, तो उनके साथ, उनके परिवारों के साथ मिलकर और हमारी जितनी भी टीम है, जितने भी संस्थाएं जो इस मुहिम में पुलिस का साथ दे रही हैं, हम सब मिलकर दिवाली का पर्व मनाएंगे। तो उसी डिसीजन के अकॉर्डिंग आज हम यहाँ पे महिला थाना यमुनानगर के प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं। तो इस कार्यक्रम को करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे साथी रास्ता भटक गए वो अपने आप को अलग थलग ना महसूस करें। प्राय देखने में आया कि ऐसे जो युवक युवतियाँ हैं जो नशे की चपेट में आ गए, तो समाज से बिल्कुल अपने आप को कटा हुआ महसूस करते हैं। जो हमारे त्यौहार होते हैं जिस पे परिवार इकट्ठा बैठ के, समाज एक साथ बैठ के उसको हंसी खुशी मनाता है, तो उस खुशी का वो अनुभव ही नहीं कर पाते। तो उनको उस खुशी का अनुभव करवाने के लिए और समाज का जो उनसे कनेक्ट है उसको दोबारा से स्थापित करने का ये एक प्रयास है। और मुझे लगता है कि मेरी जो जितने भी साथी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब के प्रयास से हमारा ये कार्यक्रम काफ़ी सफल रहेगा। अभी तो शुरुआत ही है कार्यक्रम की, तो आने वाले टाइम में भी हम इस तरह के कार्यक्रम बीच बीच में आयोजित करते रहेंगे, ताकि जो युवा हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने संकल्प लिया है कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में भी दिवाली पर पटाखे बेचने और आतिशबाजी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीसी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ना तो जिले में पटाखों की बिक्री की जा सकेगी और ना ही पटाखे बजाए जा सकेंगे। एक हफ्ते से पटाखों के स्टॉल के लिए लाइसेंस के लिए दौड़ धूप कर रहे दुकानदारों को भी जिला प्रशासन ने अपने फैसले की जानकारी दे दी है। इससे इन दुकानदारों में हड़कंप की स्थिति है, क्योंकि उनमें से कई दुकानदार लाखों रुपए के पटाखे या तो मंगवा चुके हैं या फिर उसके ऑर्डर कर चुके हैं। फतेहाबाद के डीसी महावीर कौशिक ने बताया कि जिले में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगाया जा चुका है। स्टॉल विक्रेताओं की दिक्कत के बारे में पूछे जाने पर डीसी ने कहा कि उन्हें आज ही सरकार की तरफ से हिदायत मिली है और उसके बाद प्रशासन ने आज ही ऑर्डर जारी कर दिए। झज्जर चुंगी के नजदीक विजयनगर में हुए हत्याकांड के आरोपी अभिषेक मलिक को कोर्ट में पेश किया गया। वहीं इस मामले में नया घटनाक्रम आ गया है। अभिषेक के वकील मोहित वर्मा ने केस से अपना वकालतनामा वापस ले लिया है। वे अब इस केस में अभिषेक की पैरवी नहीं करेंगे। दरअसल इस केस में अब वरिष्ठ वकील शिवराज मलिक ने अभिषेक की ओर से वकालतनामा पेश कर दिया है। ऐसे में मोहित वर्मा ने अपना वकालतनामा वापस लेते हुए साथी वकीलों पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। वर्मा ने इस मामले में जेल प्रशासन और कुछ वकील पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन ने मिलीभगत कर अभिषेक पर दबाव बनाकर एक नए वकील का वकालतनामा पेश करवा दिया। इस मामले में रोहतक बार एसोसिएशन के कुछ वकील साथियों की भूमिका संदिग्ध है। बता दें कि विजयनगर में 27 अगस्त को बहुचर्चित हत्याकांड हुआ था। प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप उर्फ बबलू, पत्नी संतोष उर्फ बबली, बेटी नेहा और सास रोशनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। देखिए, ये जो केस था अभिषेक वाला, ये स्टार्टिंग से कंट्रोवर्सी का केस रहा है। इसके अंदर जो मर्डर हुए थे वो भी कंट्रोवर्सी के थे। अभी क्या हुआ, जेल प्रशासन से के साथ मिलके कुछ थर्ड पर्सन ने, कुछ जो वकालत नहीं करते, दलालत करते हैं यहाँ पर, उन वकीलों ने वहाँ पे जाके लड़के को प्रेशराइज किया। ये लड़का एक 20 साल का लड़का है, इसको इतनी समझ है नहीं। इस लड़के को प्रेशराइज किया गया। आज जब लड़के को कोर्ट में पेश किया गया तो जज साहब ने पूछा आप किसको वकील करना चाहते हैं, तो लड़के ने जवाब दिया कि मैं मोहित सर को और दूसरे वकील साहब को दोनों करना चाहता हूँ।
पर मैं इस केस में अब किसी के साथ लड़ना नहीं चाहता, ना मैं आज तक किसी के साथ लड़ा किसी केस को। तो मैं इस केस से अभी अपना वकालतनामा विड्रा करता हूँ। पर मैं एक वकील समाज को एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप वकालत करते हो दलालत ना करें। अगर आप जूनियर हैं, आप सीनियर हैं, तो कम से कम वकालत के 24 मार्च 2021 को मोहम्मदपुर गांव डिंगरेहिड़ी केएमपी पुल के पास एक अज्ञात महिला की हत्या करके डेड बॉडी को खुर्द-बुर्द करने की नियत से जली हुई अवस्था में फेंकने के मामले में हत्या के आरोपी को प्रभारी अपराध जांच शाखा तावड़ू निरीक्षक सुरेंद्र सिद्धू के नेतृत्व में गठित टीम ने गुप्तचर की सूचना पर गांव जोरासी से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान गांव मेवली जिला नूह निवासी राजू पुत्र महाजन के रूप में हुई है। घटना के बाद से ही आरोपी पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जोरासी गांव से गिरफ्तार करके ब्लाइंड मर्डर की वारदात का पर्दाफाश किया। ये करीब 7 माह पहले 24 मार्च 2021 को मोहम्मदपुर गांव के पास है, डिंगरेडी के पास, केएमपी के पास है, एक नौजवान महिला की डेड बॉडी मिली थी कि वो उम्र 25 साल। तो वो महिला पूरी तरह जली हुई थी, करीब 90% जली हुई थी। सिर्फ उसका एक हाथ और एक पैर बचा हुआ था, बाकी पूरी तरह जली हुई थी। उसको मार के और डेड बॉडी को खुर्द-बुर्द करने के लिए उसको जलाया गया था। तो ये बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था। और इसके अंदर नूह पुलिस को अहम कामयाबी तब मिली जब पुलिस अधीक्षक महोदय ने स्पेशल टीम गठित करी, SIT गठित करी, जो सुरेंद्र सिद्धू हमारे इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने अच्छी मेहनत करके इसके अंदर क्लू चलाया और टेक्निकल आधार पे तकनीकी उसके इन्वेस्टिगेशन करके और इसके अंदर क्लू निकाला। सबसे पहले मृतक की शनाख्त करी, मरने वाली कौन है। तो महिला की शनाख्त होने पर ये महिला। हरियाणा चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।